नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 1, बरमान घाट से केर पानी। पिछले कुछ समय से मेरे भीतर बुद्धि और भावना के बीच एक कलह चल रहा था। भावना कह रही थी, नर्मदा तट की तुम्हारी अंतिम पदयात्रा को 9 बरस बीत गए। याद है तब नर्मदा से तुमने क्या कहा था? कहा था, लिखना यद्यपि यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन संभव हुआ तो बाकी बची परिक्रमा भी पूरी करूंगा। और अब बिल्कुल ही भूल गए। जरा शर्म करो, घर से बाहर निकलो और शेष परिक्रमा पूरी करो। बुद्ध ने कहा, लेकिन जरा अपनी उम्र की ओर तो देखो, भावना में बह न जाना। नर्मदा तट की तुम्हारी अंतिम यात्रा के समय तुम्हें 60वां बरस लगा था, अब तुम्हें 69वां लगा है। वैसे ही तुम बहुत ही दुबले पतले हो और अब तुम्हें सांस की भी तकलीफ रहने लगी है। सीढ़ी चढ़ने में तुम हाँफ जाते हो। नर्मदा की खड़ी कगारें तुम कैसे चढ़ सकोगे? तुमसे जितना बन पड़ा उसी से संतोष करो। भावना ने कहा, तुम 60 से सीधे 69 के तो नहीं हुए? बीच में कितने लंबे 9 वर्ष बीत गए। तब क्यों नहीं गए? भूल गए 75 वर्ष के उस वृद्ध को जो तुम्हें मंडला के पास मिले थे और अकेले परिक्रमा कर रहे थे? और न तो तुम 75 के हुए हो, न तुम्हें अकेले चलना है। इसलिए बहाने छोड़ो और चल दो। बुद्धि आसानी से मानने वाली नहीं थी। बोली, सभी एक सी काठी के नहीं होते। 75 वर्ष की आयु में भी वे कितने कद्दावर थे। तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? जो भी काम करो सोच समझकर करो। सोच समझकर शब्द सुनते ही मैं भड़क उठा। झल्लाकर बोला, नहीं करना सोच समझकर मुझे हर काम। मैं बुद्धिजीवी नहीं, भावनाजीवी हूं। भावनाओं पर जीता हूं। मैंने मन पक्का कर लिया है, मैं जाऊंगा चाहे जो हो। बुद्धि कुछ ढीली पड़ी। तुम्हारा इतना आग्रह है तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन एक काम करो, तुम्हारी पदयात्रा गुजरात के नारेश्वर से जबलपुर तक बाकी है। कायदे से तुम्हें नारेश्वर से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके तुम पास के बरमान घाट से जबलपुर तक की एक छोटी पदयात्रा करके देखो। तकलीफ होने पर आसानी से घर आ सकते हो। अब सिलसिले से यात्रा करने का आग्रह न रखना। बुद्धि की इतनी बात मुझे सही जान पड़ी। भावना को भी इसमें कोई आपत्ति न थी। इस बार मेरे साथ कला के 3 छात्र हैं। प्रमुख है अरुण दुबे, बनारस के निकट एक गांव के संपन्न परिवार का बेटा, स्वस्थ, सुंदर और पहलवान। उसके पिता की इच्छा थी कि वो घर पर रहकर खेती का काम देखे। इसकी रुचि चित्रकला में है, इसलिए घर से भाग कर आया है। इतना स्वाभिमानी कि घर से पैसे नहीं मांगता, खुद कमाता है और पढ़ता है। 4-5 बार चाय पीकर दिन काटता है। रात को 11 बजे से हॉस्टल में अपने कमरे में खाना बनाना शुरू करता है और 12 बजे खाना खाता है। मैंने कहा, तुम्हारी ये आदत तो बड़ी विचित्र है। तो उसने कहा कि मेरे छात्रावास में मुझसे भी विचित्र छात्र हैं। एक लड़के को इतनी गहरी नींद आती है कि सवेरे 10 बजे से पहले वो उठ नहीं सकता। एक बार हॉस्टल के कुछ छात्र उसे चारपाई समेत सड़क पर ले गए। चारपाई के चारों पायों पर नारियल बांधे, ऊद बत्ती जलाई और आने जाने वालों से कहने लगे, हॉस्टल का गरीब छात्र मर गया है, यहां इसका कोई नहीं, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए कृपया दान दें। देखते देखते 250 रुपए इकट्ठे हो गए तो उसे वहीं छोड़कर उसके साथी कॉफी हाउस चल दिए।
थोड़ी देर बाद एक ट्रक ने जोर जोर से हॉर्न बजाया। तब बड़ी मुश्किल से इसकी नींद टूटी और चारपाई के साथ मुर्दा वापस हॉस्टल आ गया। इतना ही नहीं, फिर सो गया और 10 बजने के बाद ही उठा। ऐसे ऐसे सूरमा हैं हमारे छात्रावास में। हमारे साथ दूसरा छात्र है सुजीत और तीसरा है चंद्रकांत। ये दोनों भी अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाते हैं। तीस 10-96 को सुबह 10 बजे हम चारों बरमान घाट पहुंच गए। एक बार मैं यहां 15 दिन रहा था। नर्मदा खूब नीचे है। घाट की बहुत सारी सीढ़ियां उतरकर ही नर्मदा तक पहुंच सकते हैं। देखते ही मन में पहला विचार यह आया कि 9 वर्षों बाद मानो मैं अपने घर लौटा हूं। और दूसरा विचार यह आया, क्या इतनी सीढ़ियां वापस चढ़ सकूंगा? नीचे उतरा, नर्मदा को प्रणाम किए। तुम्हारा अपराधी हूं मां, इतना ही बोल सका। घाट को जी भर कर देखा, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर हांफा जरूर, पर न के बराबर। मेरी चिंता दूर हो गई। यह यात्रा मैं कर सकूंगा। वहां से शाम को चले। 2 किलोमीटर दूर नर्मदा पर बने सड़क के पुल के पास आ गए। इस स्थान को सतधारा कहते हैं। इतनी सुंदर जगह है कि यहीं रह गए। यहां चट्टानों के बीच तेजी से बहती नर्मदा का सौंदर्य बस देखते ही बनता था। अंधेरा होते तक देखते रहे। फिर कुटी में आकर खाना बनाने के लिए झोले में से बर्तन निकाले। तभी पता चला कि बरमान घाट की धर्मशाला के चौकीदार ने नदी से पानी लाने के लिए जो पतीली दी थी, गलती से वो हमारे साथ आ गई है। वापस जाकर देने के सिवा और कोई चारा न था। पतीली लेकर मैं और अरुण वापस बरमान गए। उस रात असाधारण अंधेरा था, पर आने जाने वाले वाहनों का प्रकाश बीच बीच में मिलता रहता था, इसलिए विशेष असुविधा न हुई। सुबह चल पड़े। पगडंडी नदी की कगार पर से थी। बीकोर और सागौन घाट होकर दोपहर को छोटा धुआंधार पहुंचे। यहां नर्मदा के अनेक छोटे छोटे प्रपात हैं। सामने थोड़े से प्रपात थे, लेकिन ज्यों ही किनारे की चट्टानों पर से होते हुए ऊपर चढ़े तो कई और दिखाई दिए। हम लोगों ने यहीं नहाने और खाने का कार्यक्रम रखा, ताकि काफी देर तक इन प्रपातों के साथ रह सकें और उनकी गुंजार सुन सकें। वैसे तो नर्मदा रेत या मिट्टी में से बहती है, लेकिन बीच बीच में वो चट्टानों में आ जाती है। सतधारा में चट्टानें थीं, इसके बाद यहां हैं, लेकिन यहां प्रपात भी है। नर्मदा इन चट्टानों पर से कई छोटे छोटे प्रपातों के रूप में नीचे गिरती है। यहां वो कूदने का, गिरने का, दौड़ने का और चट्टानों से टकराने का अभ्यास करती है। ये तो मानो नर्मदा की व्यायामशाला है। नर्मदा ने अपनी राह में जगह जगह ऐसी व्यायामशालाएं स्थापित की हैं। शायद इसीलिए वो आरंभ से लेकर अंत तक अपने आप को तेजस्वी और उल्लसित रख सकी है। धुआंधार के पास ही टेकरी के ऊपर एक सुंदर आश्रम है। यहां से नीचे के सभी प्रपात एक साथ देखे जा सकते हैं। धुआंधार का फैमिली फोटोग्राफ लेने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। यहां के आश्रम के साधु की एक अच्छे वैद्य के रूप में पर्याप्त ख्याति है। शाम को गुरसी पहुंचे। धर्मशाला में रात रहे। चौकीदार वहीं रहता था। हम लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारे पास जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मिलेंगी? उसने कहा, हाँ मालिक। लकड़ियां कहीं से मिल गईं तो पूछा, क्या तुम्हारा भी खाना बनाएं? तो उसने कहा, हाँ मालिक, मेरा खाना तो बन गया। उसकी आहा यानी ना। सुबह आगे बढ़े। पगडंडी ज्वार बाजरे के खेतों के बीच में से है। दानों से भरपूर भुट्टों को देखकर मन प्रसन्न हो गया।
लेकिन अधिकतर मार्ग नदी के पाट में से है। तीसरे पहर केरपानी पहुंचे। धर्मशाला के बरामदे में डेरा डाला। वहां से कोई 7 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी झरने में एक अत्यंत सुंदर स्थान है। नाम है पुतली खोह। वहां चट्टानों पर 20,000 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं। इन्हें देखने मैं कोई 20 बरस पहले यहां आया था, किंतु बिना जानकार के वहां नहीं जा सकते। पास ही प्राथमिक शाला थी। मैंने सोचा शायद वहां के शिक्षक मेरी सहायता कर सकें। वहां जाकर उनसे बात की तो कहने लगे कि मैं ही तो आपको पुतली खोह दिखाने ले गया था। वहीं के झरने में मेरी तौलिया को भिगोकर चट्टानों पर फेरा था, तब चित्र दिखने लगे थे और आपने उनके स्केच किए थे। और हां, सन बताता हूं, यह 1973 की बात है। मेरे साथ उस समय का एक स्केच था। उस पर मैंने तारीख लिखी थी। देखा तो 16/10/1973। कैसा विलक्षण संयोग था। दूसरे दिन सवेरे हम उनके साथ पुतली खोह गए। कोई 5 किलोमीटर के बाद एक झरना मिला। झरने के साथ लगी पगडंडी से और फिर सूखे झरने की चट्टानों पर से होते हुए हम आगे बढ़े। कोई 1.5 किलोमीटर बाद झरना अचानक चौड़ा और अर्धचंद्राकार हो गया। एक ओर का किनारा एकदम खड़ा, खूब ऊंचा और पथरीला था, और अब झरने में पानी भी था। बिल्कुल अजंता जैसा स्थान, पर काफी छोटा। यहां गुफा नहीं है, पर परतदार चट्टानों वाले खड़े किनारे की चट्टान पर बने 20,000 वर्ष पुराने चित्र हैं। चित्रों को ढूंढने में थोड़ा समय लगा, लेकिन गीला कपड़ा फेरने पर आखिर मिल ही गए। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हजारों वर्ष पहले जो मनुष्य रहता था, उसके पास न कपड़ा था न मकान, पर कला थी। वो नाचता था, गाता था और चित्र बनाता था। प्राकृत मानव के जीवन में रोटी के बाद दूसरे स्थान पर कला थी। आदमी ने कपड़ा बुनना, मकान बनाना या खेती करना बाद में सीखा। चित्र और शिल्प बनाना पहले सीखा। मानव के अन्य किसी रूप की अपेक्षा उसका कलाकार का रूप सबसे अधिक प्राचीन है। पुतली खोह और वहां के चित्र देखकर वापस केरपानी आए। आने जाने में कोई 15 किलोमीटर चलना हुआ था, इसलिए आज भी यहीं रह गए। लेकिन हमारा यहां दूसरी रात रुकना ठीक न हुआ। सुबह पता चला कि रात में कुत्ता हम लोगों के नाश्ते का थैला उठा ले गया था। हमारे लिए यह दुख की बात थी। अब भूखे पेट ही चलना होगा। लेकिन उस कुत्ते के लिए कितनी खुशी की बात थी। उसे कितने दिनों बाद इतने सुस्वादु व्यंजन मिले होंगे। यह संसार है ही ऐसा। जब एक दुखी होता है तभी दूसरा सुखी होता है। जब एक को नुकसान होता है तभी दूसरे को फायदा होता है। जब एक हारता है तभी दूसरा जीतता है। एक का दुर्भाग्य दूसरे का सौभाग्य होता है। भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? ऐसा सोचकर मैं दुखी हो रहा था। तभी पीठ पर बोझा लादकर छात्र चलने को तैयार हो गए, तो ये दुख वहीं धर्मशाला में छोड़कर मैंने भी सुख की राह ली। शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे केरपानी से हीरापुर। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये शब्दामृत जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।